बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है प्रीलिम्स निकालना। मैंने 4 बार दिया, मेरा चारों बार हो गया। तो दूसरा तरीका आप कर सकते हैं जो मैं किया करता था, किस तरह से यूपीएससी का क्या उनके पैटर्न्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को आप आखिरी में पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम के जस्ट पहले, सो दैट कि आप इनमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। ऐसा क्या करूँ कि मैं पूरे टाइम मोटिवेटेड रहूँ, मैं पूरे टाइम अच्छे से पढ़ता रहूँ। कितनी बार तो ऐसा हुआ है जब मुझे बिल्कुल प्रिपरेशन छोड़ने का मन करता था। इसीलिए जिंदगी को देखें नए नजरिए से। जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। लाइफ जीने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है कि जो हो रहा है होने दें, जो फ्लो में चल रहा है उसको चलने दें। गलत तो उसमें भी कुछ नहीं है, बट कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और करने की आग है मेरे अंदर, सो पहला तरीका फिर आपके काम नहीं आएगा। आपको चेंजेस चाहिए, आपको नए ऑप्शंस चाहिए, आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एक नया तरीका, न्यू डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन को आपके सामने इसको लाने की कोशिश करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश सिंह है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में मेरी रैंक 49th है। ये साल मेरा यूपीएससी का 4th अटेम्प्ट रहा है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2018 में दिया, फिर सेकेंड अटेम्प्ट 2019 में दिया। तो 2000 अटेम्प्ट में तो मैं मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया था, बट 2019 में मैंने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया और मेरी रैंक थी 484, जिसके अकॉर्डिंग मुझे आईआरएस, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एलोकेट हुआ। उसके बाद 2020 में फिर मैंने अटेम्प्ट दिया, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मुझे आईएएस बनना है, और इसलिए मैंने और एक अटेम्प्ट दिया। बट 2020 में मेरी रैंक 425 थी, जो कि फॉर्चुनेटली सफिशिएंट नहीं थी आईएएस के लिए, तो उस साल मेरे को कोई सर्विस एलोकेट नहीं हुई। और लास्टली फिर 2021 में मेरी रैंक इस साल 49th है, और आई एम होपिंग कि इस साल मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल जाएगी। मैं स्पेसिफिकली थोड़ी प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि मेरी क्या लर्निंग्स रही हैं, और जो मैंने गलतियां करी कहीं आप वो गलतियां ना करें। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज होती है मेंस, और तीसरी स्टेज होती है, जो फाइनल स्टेज होती है, वो इंटरव्यू वाली स्टेज होती है। सो अगर हम प्रीलिम्स पे आएँ, तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। 2 पेपर्स होते हैं, पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर सीसैट का होता है। और ये देखा गया नॉर्मली द ट्रेंड हैज़ बीन कि यूपीएससी धीमे-धीमे डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जा रही है प्रीलिम्स की, और अनसर्टेनिटी भी बढ़ती जा रही है। पहले सीसैट बहुत ईज़ी हुआ करता था, स्पेशली जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट अब वैसा भी नहीं रहा है। तो सीसैट पे पहले तो आप, इवन दो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो भी उस पे थोड़ा टाइम लगाइएगा, थोड़े पेपर सॉल्व करके देखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप पहली बार जाके एग्ज़ाम में ही कर रहे हैं, तो थोड़ा मेक श्योर कर लीजिए कि आप कंफर्टेबल में हैं सीसैट में। और अगर हम, अब मैं जीएस पे आता हूँ, तो जीएस में अगेन 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है प्रीलिम्स निकालना। मैंने 4 बार दिया, मेरा चारों बार हो गया। और जो कुछ चीज़ें जो मैंने फ़ॉलो करी, मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहली चीज़ जो मैंने फ़ॉलो करी, वो मैंने अपना सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट रखा, स्वीट रखा। मैंने बहुत ज़्यादा अपने सिलेबस को डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश नहीं की। मैं बिल्कुल 1 सब्जेक्ट 1 बुक वाले प्रिंसिपल को फ़ॉलो करता था कि एक ही सब्जेक्ट में एक ही बुक पढ़नी है। और वो मेरे हिसाब से मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, आप किसी भी टॉपर की वीडियो देखेंगे, तो आपको ईज़िली मिल जाएँगी वो बुक्स, और वही स्टैंडर्ड बुक्स को फ़ॉलो करिए। बहुत ज़्यादा इधर-उधर करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड जो सेकंड चीज़ होती है, वो प्रीलिम से फिर होती है करंट अफ़ेयर्स। जो न्यूज़पेपर्स हो गए, वो आपको कैसे फ़ॉलो करने हैं। तो उसमें भी एक पिटफॉल ये होता है कि जब लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो अपना दिन का बहुत ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने में ही लगा देते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें से आप 2 डेढ़ 2 घंटा या ढाई घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में ही लगा दिया आपने, तो आपका 30-40% टाइम तो न्यूज़पेपर में ही चला गया। सो उतनी ज़रूरत है नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने की। आप मेक श्योर करिए कि आप 1 सवा 1 घंटे में न्यूज़पेपर अपना ख़त्म कर दें। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर्स पढ़े भी नहीं थे, तो मैं यूजुअली मंथली मैगज़ीन्स पे रिलाय करता था, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की काफ़ी अच्छी मंथली मैगज़ीन्स आती हैं, तो आप उन पे भी रिलाय कर सकते हैं करंट अफ़ेयर्स के लिए। तो करंट अफ़ेयर्स को करंट अफ़ेयर्स ज़रूर इम्पोर्टेंट हैं, पर उतना इम्पोर्टेंस मत दे दीजिए कि आपकी बाकी प्रिपरेशन ही सैबोटाज हो जाए। सो वो आप इसको प्लीज़ इंश्योर किया करिए, क्योंकि लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाने लगते हैं, तो 2-2 ढाई-ढाई घंटा वो वही काम करते रह जाते हैं, और वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है आगे जाके। और फिर तीसरे अगर हम एलिमेंट पे आएँ प्रीलिम्स के, जो जो तीसरा एलिमेंट होता है प्रीलिम्स का, वो होता है आपकी टेस्ट सीरीज़, जो आपकी प्रैक्टिस क्या है।
और स्पेशली जब क्वेश्चंस आजकल ऐसे आ रहे हैं जो कि आपने नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं पढ़े होंगे, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने हर ईयर ये चीज़ करने की ज़रूर कोशिश की थी कि मैं कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो करूं, उसके प्रॉपरली जो यूजुअली 30 टू 35 टेस्ट होते हैं, कोई भी कोचिंग आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करिए। और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने में भी कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो हमेशा उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि एक बार मैं सिलेबस कर लूँ फिर मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। सिलेबस को कभी ढंग से कंप्लीट हो नहीं पाता, वो टेस्ट सीरीज प्रॉपर्ली लिखते नहीं है, तो फिर एग्जाम में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है आखिरी के महीने में। तो मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि भले ही आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ना हो, उसके बाद भी आप टेस्ट लिखिए। क्योंकि मेरे को भी ध्यान है कि जब मैंने पहले टेस्ट लिखे थे एक बार मॉडर्न इंडिया को पढ़ के, तो मेरे नंबर बहुत ही कम आते थे, मेरे 60-65 मार्क्स आया करते थे। बट मैं कंटिन्यूसली लिखा करता था, मैं उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और सैड नहीं फील करा करता था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जैसे मैं और टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। उसके साथ साथ में क्या होता है कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके देखिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, थोड़ा आपको समझ में भी आएगा कि एग्ज़ाम में क्या डिमांड होती है एग्ज़ाम की, किस तरह से यूपीएससी का क्या उनके पैटर्न्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल पॉलिटी इंपॉर्टेंट होती है, मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को आप आखिरी में पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम के जस्ट पहले, सो दैट कि आप इनमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसके साथ-साथ में कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स भी होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैप्स के कुछ क्वेश्चन्स आते हैं, कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गए। तो ये आप अगेन एग्ज़ाम के पहले ईज़िली उनको 10 दिन पहले रट के, क्रैम करके इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ-साथ में जब भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो ये ज़रूर इंश्योर करिएगा कि उसके सॉल्यूशंस को ज़रूर पढ़ें, और अगर टाइम हो तो उसको एक और बार रिवाइज़ कर लें, क्योंकि एक बार में उतना ज़्यादा अच्छा कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन होता नहीं है। सो अगर आप एक और बार उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर काफ़ी उसके बेनिफिट्स बढ़ जाएँगे। और मैं तो हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ एग्ज़ाम वाले दिन, तो इसलिए मैं हमेशा सारे एग्ज़ाम मैंने जयपुर से ही दिए हैं, जितने भी दिए हैं। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली के पास चले जाइए, उनसे आराम से आखिरी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बात करिए। तो आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम वाले दिन अच्छा करेंगे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अगेन मैंने जैसे बताया कि यूपीएससी हर साल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है, और आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा वापस से देने का। सो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म। फ्रस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो ये यूपीएससी का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रिपरेशन है। सो बहुत लोगों को ये एक लगता है कि अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो उसका मतलब है वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन सही नहीं है। बट मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि कोई भी साल 2 साल पूरे टाइम पढ़ते खुश नहीं रह सकता है। सो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली मत लीजिए, बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स तो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो भी होते होंगे, बस आपको पता नहीं है उस बारे में। सो इट्स ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रिपरेशन। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि जब लोग थोड़ा थोड़ा भी फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हमेशा आके ये पूछते हैं कि भाई हाउ डू आई गेट मोटिवेटेड, मैं अपना मोटिवेशन लेवल कैसे बढ़ाऊँ, और कि ऐसा क्या करूँ कि मैं पूरे टाइम मोटिवेटेड रहूँ, मैं पूरे टाइम अच्छे से पढ़ता रहूँ, क्योंकि करना सबको होता है और मोटिवेशन रहना बहुत मुश्किल है। तो मैं उसका आंसर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप चौबीसों घंटे मोटिवेटेड नहीं रह सकते। मोटिवेशन पूरे टाइम मोटिवेटेड रहना इम्पॉसिबल है। मोटिवेशन एक वेव की तरह चलता है, तो आप कभी मोटिवेटेड रहेंगे और कभी आप डीमोटिवेटेड भी रहेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 24 घंटे मोटिवेटेड रह सकते हैं तो आप जा ही गलत डायरेक्शन में रहे हैं, और फिर वही एक साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर उनको लगता है कि मुझे पूरे टाइम मोटिवेटेड रहना चाहिए था, जो कि वो रह नहीं पाते, फिर उनको एंग्जाइटी होती है और फिर उनकी प्रिपरेशन की साइकिल ख़राब हो जाती है। मेरी तो जर्नी इतनी लंबी रही है। सो कितना टाइम ऐसा हुआ है कि जब मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, कितनी बार तो ऐसा हुआ है जब मुझे बिल्कुल प्रिपरेशन छोड़ने का मन करता था। इसीलिए ये है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो ये होती है टाइम मैनेजमेंट, और जो आपका जो गोल आप कैसे सेट करते हैं उस पे। सो अगर वो मैं बताऊँ, सो जो गोल सेटिंग होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, वो भी एक अपने आप में एक थोड़ी-सी एक स्किल होती है। सो 2 तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है, जो बहुत सारे लोग इनिशियली करते हैं, वो ये करते हैं कि वो टाइम वाइज़ टाइम अपने टारगेट्स बना लेते हैं कि सुबह 8 से 9 बजे मैं ये पढ़ूँगा, 9 से 10 फिर मैं ये पढ़ूँगा।
और बिल्कुल वो अपना बिल्कुल स्ट्रिक्ट सा शेड्यूल बना लेते हैं, जो कि होता क्या है अल्टीमेटली वो कभी फॉलो हो नहीं पाता, क्योंकि आपने इतना अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना रखा है और आप कोई रोबोट तो है नहीं, आप ह्यूमंस हैं। तो आपके लाइफ में कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी कोई इशू हो जाएगा फैमिली में, तो वो टाइमलाइन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है घंटे बाय घंटे। तो दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, जो मैं किया करता था, मैं अपने लिए डेली गोल सेट किया करता था। मैं ये नहीं कहा करता था कि मैं इतने बजे ये पढ़ूंगा, उतने बजे वो पढ़ूंगा। मैं बस ये कहा करता था कि आज मुझे इसका चैप्टर ये कर लेना है, आज मुझे उसका चैप्टर ये कर लेना है, और उतना ही रखा करता था। तो उससे मेरे पास थोड़ी फ्रीडम ये हुआ करती थी कि अगर 1.5-2 घंटा मुझे पढ़ने का नहीं भी मन कर रहा है, सो मैं बाद में पढ़ सकता था और ईजिली मैं उन चीज़ों को मैनेज कर सकता था। तो ये तो हुआ टाइम मैनेजमेंट पे। और लास्टली एक टाइम मैनेजमेंट पे गलती बहुत ज़्यादा लोग क्या कर देते हैं एंथुसियास्टिकली, वो अपने लिए ब्रेक्स नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। मैं हमेशा अपने टाइम टेबल में संडे को एज अ हॉलीडे रखा करता था, और जब एग्जाम्स के पास में जाता था तो मैं फिर उस हॉलीडे को आधे दिन का कर लिया करता था। पर मैं एक हमेशा आउटलेट रखा जरूर करता था कि थोड़ा रिलैक्स होने का, थोड़ा सा रिजुविनेट होने का। उससे मेरे को लगता है काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और आपकी प्रिपरेशन भी थोड़ी सी डाइवर्स हो जाती है, उतनी मोनोटोनस नहीं रहती। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे तब आपको बहुत ज़्यादा फोमो रहेगा, आपके दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी डिटेरिएट हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अपनी फैमिली के साथ क्लोज रहिए, अपने दोस्तों के साथ क्लोज रहिए। प्रिपरेशन में आपको सेंट नहीं बन जाना है, प्रिपरेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं बन जाना है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। ट्राई कीजिए एंजॉय करने का, जो मैं ब्रेक्स वाली बात बता रहा हूँ वहाँ पे कुछ अपने दोस्तों जाके मिल के आइए, एक आध बार अगर आप मूवी भी देख रहे हैं कोई इशू नहीं है। बट ऐसा ना हो कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते करते आप अपनी मेंटल हेल्थ उतनी बिगाड़ लें कि आप लाइफ में ही हार जाएं। ये तो हो गए 5 ब्रॉड पॉइंटर्स, जो कि मेरे को लगता है कि हर एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो अब थोड़ा मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस अगेन मैं बोलूँगा सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज है। हेलो एवरीवन, मैं दिव्यांश। सिंस काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं रिगार्डिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को लेके, सो हम लोग एक सेशन प्लान कर रहे थे, जिसकी डिटेल्स या तो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू एंड आई होप यू हैव अ नाइस डे।